गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों कहाँ तक पढ़ लिया था? पोटेंशियल पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, है ना? अलग अलग टाइप के सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ बेटे। और पिछली क्लास तो हुई थी। पिछली क्लास अपनी कल तो नहीं थी, तो परसों हुई होगी। परसों हुई थी। और परसों हम लोगों ने बहुत सारी देर तो डिस्कशन ही किया। आखिरी में हमने पढ़ा था थोड़ा, और हम लोग इनफैक्ट कुछ पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ डिस्कशन ही करते रह गए। ओके। ऐसा ही था ना, डिस्कशन ही डिस्कशन किया था। हाँ। अब हम आगे पढ़ेंगे। उसके पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, और हमने, मेरे को ये ध्यान आ रहा है कि जैसे चार चार्जेस थे, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने, ये वाला आखिरी क्वेश्चन किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे लिखा था? 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई √2. This was the question that we solved that. अब कैसे करेंगे बच्चों इसको? हेक्सागन का, है ना? हेक्सागन के बारे में बात हुई थी। देखो, हेक्सागन का सवाल कराते हैं तुमको। मान लो हमसे कहा जाए कि 6 चार्जेस हैं, और इस तरह के ले लूंगा, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस, और एक रेगुलर हेक्सागन की वर्टाइसेस पे ये है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, ए बी सी डी ई एफ।
अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, हम सीधे सीधे ऐसा, ये हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 10, ये हमें पता है, लेकिन उसमें हमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म पॉजिटिव आएंगी, कौन सी नेगेटिव आएंगी। अब देखो उन 10 में से 6 टर्म्स तो वो होंगी जो कि बिल्कुल एडजेसेंट पे जो चार्जेस रखे हुए हैं उनकी आपस की पोटेंशियल एनर्जी जब हमें लिखनी होगी, है ना। आई मीन दोज चार्जेस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे ए और बी का सिस्टम हो गया, बी और सी और डी और ई और एफ और ए, तो वो हो जाएगा 6 टाइम्स के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए। 6 टर्म्स तो ऐसी आएंगी, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी जबकि चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ए। उसके बाद अब एक छोड़ के एक चार्जेस जो बन रहा है, जैसे ए के लिए ए का पेयर सी के साथ, फिर सी का पेयर ई के साथ, और ई का पेयर ए के साथ। उसी तरह से बी का पेयर डी के साथ, डी का पेयर एफ के साथ, और एफ का पेयर बी के साथ। कैसे? ए का सी का ई का ए, बी का डी का एफ का बी, ये इनकी भी आपस में पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे कितने पेयर्स बन जाएंगे? 6 पेयर्स ऐसे बन जाएंगे। अब ये जो पेयर्स होंगे इनकी आपस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ही काउंट होगी, इनकी नेगेटिव नहीं काउंट होगी, क्योंकि ऑल्टरनेट वाला चार्ज तो फिर से सेम टाइप का आ जाएगा। ए के लिए सी पॉजिटिव, सी ई की पॉजिटिव, ई ए की पॉजिटिव, उसी तरह से बी डी की पॉजिटिव, डी ई एफ की पॉजिटिव, और एफ बी की पॉजिटिव, है ना। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव ही आएंगी, 6 आएंगी ऐसी। तो मैं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, इनके बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी मुझे। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालूंगा बच्चों? ये वाली डिस्टेंस, लेट मी कंसिडर अ ट्राइंगल लाइक दिस, ये वाला, और एक ये वाला। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, मतलब इसको मैं अलग से बना देता हूँ, वहां पर थोड़ा ज्यादा ये पूरा हेक्सागन ऐसे आगे जाकर के कंप्लीट हो रहा है, वो बनाने की भले ही हमें जरूरत। तो ये ऐसा, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, और ये साइड के बीच में पूरा एंगल जो बन रहा है ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ से जब आप एंगल बाइसेक्ट ड्रॉ करोगे तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल 60 डिग्री बन जाएगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री बन जाएगा, और ये 90 डिग्री आ। अब सर हाँ बेटे, सर वो ई और बी नहीं तो ए और डी और एफ और सी में कुछ नहीं होगा क्या चार्जेस में? किसमें क्योंकि वो ए और? बी ए और डी बी और ई उसमें नहीं कुछ होगा हाँ क्या? वो भी होगा ना, वो भी होगा, वो भी लिखेंगे अपन, ठीक है। देखो 6C2 का मतलब क्या होता है? 6C2 का मतलब 15 टर्म्स आनी चाहिए ना। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 6 × 5/2 × 1, तो बेसिकली 30/2, 15 टर्म्स आनी चाहिए। ये 6 टर्म्स ये आई हैं, ये वाली टर्म्स भी 6 आएंगी,
और 3 टर्म और आएंगी, है ना। देखो अपन एक एक करके चल रहे हैं ना। पहले अपन ने क्या लिखा था, जो बिल्कुल बगल बगल के 4 देश थे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ ए, इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी। अब मैं क्या छोड़ लिख रहा हूं, एक छोड़ के जो चार्ज है, जैसे ए के बाद सीधा सी, सी के बाद डी को छोड़ा सीधा ई के बाद एफ को छोड़ा सीधा ए, तो ए सी, सी ई ए। और फिर उसके बाद बी के लिए डी, डी के लिए एफ, एफ के लिए वापस से बी। अब इसके बाद अगली बारी में नंबर आएगा जब दो दो छोड़ के लिखेंगे, मतलब आप ए पे हो तो बी को छोड़ा, सी को छोड़ा, सीधे डी, तो ए डी, ठीक है। फिर बी के लिए सी को छोड़ा, डी को छोड़ा, सीधे ई। फिर सी के लिए डी को छोड़ा, ई को छोड़ा, सीधे एफ, वो भी लिखेंगे। पहले ये वाली लिख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ए साइन 60। ए साइन 60 का मतलब क्या लिख सकते हैं, √3a/2। और ये वाली डिस्टेंस पे आ जाएगी √3a/2। तो √3a/2 प्लस √3a/2 कितना हो जाएगा पूरा, क्या ये पूरा √3a आ जाएगा। और आखिरी में फिर जो तुम बोल रहे थे कौन सा वाला बेटे, ये वाला, ए का बी के साथ, और कौन सा, बी का ई के साथ, और सी का एफ के साथ। ठीक है। अब ये सारे पेयर आपस में अपोजिट साइन के हैं, एक क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है तो इधर वाला क्यू, ये क्यू है तो इधर वाला माइनस। तो क्या होगा, और डिस्टेंसेस 2a होंगी। डिस्टेंसेस कितनी होगी, 2a। तो क्या होगा, ऐसी 3 टर्म बनेंगी, ऐसी 3 टर्म बनेंगी। और के एक में आएगा, क्यू तो दूसरे में आएगा माइनस क्यू, और डिस्टेंसेस इनके बीच की 2a काउंट होगी। ऐसी 3 टर्म्स बनेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 6 और 6 12 और 3 15। तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास अल्टीमेटली इसमें, ये हो जाएगा -6 a³² प्लस 6 a³ √3a -3 a³²। ये ऐसी पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ में आती है बच्चों। यस सर। ये इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा और कंबाइन करके आप सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन बेसिकली मेथड तो अपना यही होगा। 6 से 2 में बिल्कुल सही बात है, 15 टर्म्स। ये नोट कर लिया भाई सबने, अगले क्वेश्चन पे चलें। रुको सर।
डन सर। ओके। क्या अब देखो, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज ये लिखना आ गया है ना। अब ध्यान दो इसमें हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिसमें E और V के बीच में डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है। रिलेशन बिटवीन वेक्टर E एंड, मतलब आपके पास कुछ इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, उससे पोटेंशियल निकालना हो या पोटेंशियल से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। इसमें से देखो एक चीज का फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस E डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू r, जबकि हम इंफिनिटी पर रेफरेंस ले लेते हैं। या पोटेंशियल में डिफरेंस पता लगाना है दो पॉइंट्स के बीच में V2 माइनस V1, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस E डॉट डी आर फ्रॉम R1 टू R, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमें और समझनी चाहिए कि ये तो पोटेंशियल निकालना हुआ जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना। अगर उल्टा रिलेशन हमें एस्टैब्लिश करना है, क्या कि पोटेंशियल दिया हुआ है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम कैसे इसको लिखते हैं। ध्यान दो कि जैसे ये मैंने लिखा है दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंसेस माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम R1 टू R2। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। जैसे दो पॉइंट्स हैं, बहुत पास पास में हैं, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्या उसको इस तरह से लिख सकता हूं मैं, जहां पर पोटेंशियल एट पोजीशन r, या इसको मैं पूरा लिखता हूं क्या, पोटेंशियल एट पोजीशन वेक्टर r is v and potential at position r plus dr vector is v plus d। r plus dr वेक्टर पे पोजीशन क्या है, पोटेंशियल क्या है, v plus d। तो dv क्या हो गया, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल में डिफरेंस, ठीक है। ये ओरिजिन है और ये r वेक्टर है। r वेक्टर पे पोटेंशियल है v, और इसी के पास में एक कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है r प्लस डी आर वेक्टर, है ना। तो देखो वहां का पोटेंशियल है v प्लस डी। अब ये वाला जो वेक्टर आ जाएगा ना, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, ये वेक्टर डी आर वेक्टर ही तो आ जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। dv को माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे देखो हमें कई चीज पता चल जाती है एक ही बार। क्या कि अगर
आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस रीजन में कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, ई वेक्टर। तो आप ई वेक्टर के साथ कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए मूव कर रहे हैं, तो ई डॉट डी आर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कि हम लिख सकते हैं ऑन मूविंग opposite to the direction of intensity of electric field, E वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन से हमारा मतलब क्या है कि या तो एग्जैक्टली 180 डिग्री पे ही चले जाओ, या फिर किसी ऑब्ट्यूज एंगल पे चले जाओ, तो वो भी अपोजिट ही माना जाएगा। एट एनी ऑब्ट्यूज एंगल विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फेजर था, तो इससे ऑब्ट्यूज एंगल पे चलेगा। ऑन मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डीवी पॉजिटिव आता है, डीवी पॉजिटिव का आता है, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ता है। हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। या इसका उल्टा हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जाओगे, तो फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस ई डॉट डी आर होता है डीवी, तो डीवी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, या हम यूं कह सकते हैं कि पोटेंशियल कम हो जाए ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डायरेक्शन से हमारा मतलब क्या है, एक्यूट एंगल विद इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना। देखो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे या उसके साथ एक्यूट एंगल पे जाओगे, तो ये ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन बाहर एक नेगेटिव साइन है, तो ये पूरी चीज को नेगेटिव बना देगा, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से कम आ जाएगा। और वही बात अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल पे जाते हो, तो ई डॉट डी आर पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो यानी V2 V1 से बड़ा आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से ज्यादा आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, या कुछ डाउट है बच्चों इसमें? ओके, तो ये दो बात इसके लिए अपन लिख सकते हैं। उसी तरह से एक बात और क्या लिख सकते हैं हम, कि ऑन मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू वेक्टर E,
potential remains same. On moving perpendicular direction to vector E, potential remains same. E वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। जैसे देखो क्या है, एक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मान लो पॉजिटिव है तो ये ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अब अगर मेरे को पता इस हमें हर जगह फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, राइट? एट ऑल प्लेसेस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा, इस फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते रहो आप, तो इस फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप हमेशा जाते रहोगे तो क्या होगा, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते रहोगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। यू विल गेट सेम पोटेंशियल एवरीवेयर। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। अ सरफेस at which all points are at same potential is an equipotential surface. और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, सरफेस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री। E vector will always be perpendicular to the equipotential। हाँ बेटे, E vector will be perpendicular to equipotential surface। ठीक है बच्चों, सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो? हाँ। सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पूरे जो प्लेन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कहते हैं। हाँ मतलब ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है। जिस सरफेस पे जब आप चलते जा रहे हो तो कोई पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आ रहा। तो अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो तो इस पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा आ रहा है ना, बाकी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कुछ अलग हो सकती थी। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं सिंपल सा, कि मान लो एक माइनस क्यू चार्ज है, वो -a,0 पॉइंट पे रखा हुआ है, और एक प्लस क्यू चार्ज है वो a,0,0 पे रखा हुआ। इसका भी कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिख लो, -a,
0,0। तो अब हमें क्या करना है, इनकी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सी होगी वो पता करनी। तो देखो, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि मान लो आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। क्या हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा वाई जेड प्लेन ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस? देखो, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, क्या उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ही आने वाला? यस सर। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो आने वाला। इनफैक्ट पूरे वाईजेड प्लेन में ही कोई भी पॉइंट ले लो, सबका पोटेंशियल जीरो है। तो इसकी वजह से क्या है, वो इक्वी पोटेंशियल हो गया। लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसे आ जाएगी, इस तरह से। अब क्योंकि वाई एक्सिस पर पोटेंशियल इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते जा रहे हो वाई एक्सिस पर। तो ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बना हुआ है, इसलिए वाई एक्सिस पर पोटेंशियल कांस्टेंट। मतलब देखो, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ये प्लेन हो गया आपका, वाई जेड प्लेन हो गया जिसकी बात कर रहा था। ये दो चार्जेस इस प्रकार के रखे हुए हैं, एक इधर माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। अब जैसे इस वाले पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस क्यू की वजह से तो उसकी तरफ, प्लस क्यू की वजह से देखोगे तो उससे अवे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये पूरा का पूरा प्लेन ही इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा। आप इनफैक्ट जेड एक्सिस पर भी किसी भी पॉइंट पर जब निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है ना। पूरे प्लेन पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर यानी एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन बस क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है इसलिए हम कहेंगे कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो ये बात गलत है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। सर अगर कोई ऐसा प्लेन अज्यूम करे जिस पूरे प्लेन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें जो ये है ऑन मूविंग ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाला फैक्टर अप्लाई होगा? हाँ, बिल्कुल अप्लाई होगा। जैसे देखो, मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है। कंसिडर एन इनफाइनाइटली लार्ज शीट। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब मान लो ये शीट जो है वो किस प्लेन में रखी हुई है बेटे? ये शीट रखी हुई है आपके वाई जेड प्लेन में रखी। और ये लाइन जो है यहाँ पे ये एक्स है। अब देखो, आप ये वाला प्लेन कंसिडर कर लो ना, कौन सा प्लेन? एक्स जेड प्लेन कंसिडर कर लिया। ठीक है, इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है।
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे आगे जाते जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है 1, यहाँ पर पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, यहाँ पर पॉइंट है 4। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ 1 सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम 2 का, उससे कम 3 का, उससे कम 4 का, और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर है बेटे। तुम्हारे सवाल का जवाब मिला तुमको? हाँ सर। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कम है या ज्यादा वो मैटर नहीं करती, मतलब ऑब्वियसली मैटर तो करता ही है, लेकिन पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ इतना ही जानना है। तो बस आपको सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप ई के डायरेक्शन में जा रहे हो या ई के अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान दो, अपन ने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था। हमने कहा था कि 1 पॉइंट x1 दूरी पे है, 2 पॉइंट x2 दूरी पे है, तो v1 माइनस v2 को मैंने लिखा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x2 माइनस x1। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉइंट पास में है वो ज्यादा पोटेंशियल पे है, जो दूर है वो कम पोटेंशियल पे। ये कब है? जब सिग्मा पॉजिटिव है तब। ठीक है, अगर प्लेट का चार्ज ही नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल हमेशा कम ही हो। जैसे मान लो मैं तुमसे एक बात कहूं कि मेरे पास एक रिंग है और उसका कुछ माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो बताना है किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का। सर एक बार लाइव पे दिखाओ ना। हाँ बच्चों, क्या आंसर्स आए हैं? देखो बेटे, इफ वी कंसीडर नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्या है, पोटेंशियल में तो साइन कंसीडर करना ही करना है आपको। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। क्या ये ई वेक्टर का डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो VB इज ग्रेटर देन
ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? पोटेंशियल के फॉर्मूले से भी कर सकते थे आप। कैसे? ए पॉइंट की डिस्टेंस को x1 माने, लेकिन वो बड़ा मेथड है। जो लॉजिकल मेथड है वो यही। ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे तो क्या आएगा? -kq अपॉन √r² प्लस x1²। बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे तो क्या आएगा? -kq अपॉन √r² प्लस x2²। अब क्या है? x1 की वैल्यू कम है तो VA विल बी मोर नेगेटिव, VB विल बी लेस नेगेटिव। तो मोर नेगेटिव मतलब छोटी वैल्यू, लेस नेगेटिव मतलब बड़ी वैल्यू। तो इस हिसाब से भी आप देखोगे तो VB ग्रेटर देन VA ही आएगा। मेथड 1 बड़ा आसान है। मेथड 1 में हमने एक पॉइंट ध्यान रखा। क्या ध्यान रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? रिंग की तरफ है, तो उधर जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा मतलब ए का पोटेंशियल बी से छोटा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिंग की तरफ क्यों है? क्योंकि रिंग का चार्ज नेगेटिव। ये बात क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। ओके। और देखो, मान लो हमें कहा जाए कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसे बनाए। कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए हैं हमने। कौन कौन से? A, B, C, D। अरेंज potentials at A, BA, BB, BC, BD in correct order। देखो, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। दो आंसर आए एंड बोथ आर करेक्ट। एक पॉइंट डी भी है।
सही आया है। अच्छा, सबसे ज्यादा किस पॉइंट का होगा एक पोटेंशियल इन चारों में से? इन चारों में से पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका? ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, फिर ए से कम बी का, बी से कम सी का, और सी से कम डी का। देखो ए से बी गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल पे गए तो पोटेंशियल कम हो। फिर बी से सी गए तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल पे गए तो और पोटेंशियल कम हो। फिर सी से डी गए तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फिर से एक्यूट एंगल पे गए तो और पोटेंशियल होगा, कम होगा। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी जब जाते जाओगे तो पोटेंशियल कम ही होता जाएगा लगातार। तो इस वजह से ऐसा आंसर। और एक सवाल लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस ऐसा है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह। फिर से क्वेश्चन क्या है? अरेंज बी ए, बी बी, बी सी, बी डी इन करेक्ट ऑर्डर। ये ई वेक्टर ऊपर की तरफ है। क्या है बच्चों, कुछ दो तीन लोग का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी बताओ। देखो, एक एक करके देखते हैं। ए से बी गए तो ए से बी जाने पर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? ए से बी जाने पर ए से बी जाने पर पोटेंशियल विल इट डिक्रीज और इंक्रीज? सब लोग बताओ भाई। सही जवाब मिल रहा है।
और लोगों का जवाब का इंतजार कर रहा हूँ मैं। सही सही मिल रहा है अभी तक, सबका सही बताया है, किसने गलत नहीं बताया। ए से बी जाने पर पोटेंशियल का क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? और लोग भी बताओ जल्दी जल्दी। डिक्रीज, इट विल डिक्रीज। क्यों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ठीक है, तो आप एक्यूट एंगल पे ही तो जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल उससे कम। फिर बी से सी गए तो क्या होगा? बी से सी जाने पे क्या होगा? हम्म, सही आ रहा है अभी तक, सबका सही आया है। और लोग बताओ भाई, सब लोग बताएं, बी से सी जाने पर क्या होगा? यस, करेक्ट है। जिसने बता दिया वो दोबारा दोबारा मत बता। करेक्ट। देखो बी से सी गए तो ऐसे गए, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, ऊपर है इलेक्ट्रिक, यानी ऑब्ट्यूज एंगल पे गए तो पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या होगा? बी से सी जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि सी का पोटेंशियल जो है वो बी से ज्यादा। अब ए का भी बी से ज्यादा है, सी का भी बी से ज्यादा, तो आपस में कैसे कंपेयर करें? ए से सी डायरेक्टली चले जाओ। ए से सी जाओगे तो क्या होगा पोटेंशियल का? ए से सी गए तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, ए से सी गए तो क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए हैं, तो ए से सी जाने पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं वी ए इक्वल टू वी सी। तो इन तीनों का तो फैसला हो गया कि वी ए बराबर है वी सी के, और ये दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही वी बी से बड़े। अब डी की बात कर लें, तो ए से डी चले जाओ तो क्या होगा ए से डी जाने पर? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अभी तक। सब लोग दे देंगे एक बार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सही आ रहा है आंसर। इंक्रीज होगा, क्या आंसर आएगा बेटे? ए से डी जाएंगे तो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ऊपर, आप ऑब्ट्यूज एंगल पे जा रहे हो, तो इंक्रीज होगा। तो डी का पोटेंशियल ए से भी ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल ऑफ डी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर ए और सी का पोटेंशियल बराबर कैसे है? बेटे देखो, ए से सी जब आप जा रहे हो तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है इसलिए बराबर। तो यहाँ पर ऐसा रिलेशन आएगा। क्या लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से अपन? ये वाला रिलेशन सबके दिमाग में क्लियर है अब?
ओके बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या है, वैल्यू कैलकुलेट करने की भी बात आ जाती कई बार, है ना। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में है 2j कैप, आपको पता करना है फाइंड VA माइनस BB if point A has coordinates 1, 2, 3 and B has coordinates 2, 1, ये सब मीटर्स में है और ये वोल्ट पर तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? अब देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना, खाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो डिफरेंस का जो रिलेशन होता है वो यूज करना है। V2 माइनस V1 का फॉर्मूला होता है माइनस E डॉट dr फ्रॉम R1 टू R। अब जैसे इसमें कुछ लोग आंसर 2 बता रहे हैं, कुछ -2 बता रहे हैं, तो एक बार तुम समझ लो कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन तो याद होना ही चाहिए, एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसमें जैसे हमें VA माइनस V पता करना है, तो 2 को ले लो A और B हो जाएगा 1, तो VA माइनस VB इज माइनस E डॉट dr फ्रॉम RB टू R। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस E वेक्टर इधर आ गया, dr वेक्टर फ्रॉम RB वेक्टर टू RA वेक्टर। इसको क्या लिखेंगे, माइनस E डॉट dr वेक्टर का इंटीग्रेशन तो R वेक्टर हो जाएगा, तो इसको आप लिखोगे RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर, ठीक है। अब E वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, तो -2j कैप, और RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर करोगे तो A के कोऑर्डिनेट्स में से B का कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 2 यानी माइनस I कैप, 2 माइनस 1 यानी प्लस J कैप, और 3 माइनस 0 यानी प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप 0 होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक माइनस साइन पहले से ही है, तो -2 आंसर इसका आ जाएगा। BA माइनस BB की वैल्यू क्या मिलेगी, BA माइनस BB इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। देखो पोटेंशियल कम ही होना था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, है ना। और A पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 2 और B पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 1।
ठीक है, तो ए से बी जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ये ऐसा उल्टा क्यों आ रहा है भाई हमारा? ए सर एक्चुअली आर बी माइनस आर ए होना चाहिए ना। आर बी माइनस आर ए क्यों होगा? सर नीचे वाला वैल्यू पहले डालते ना इंटीग्रेशन के टाइम पे। सर हम बी से ए जा रहे हैं सर। बी से ए जा रहे हैं ना, आर ए से बी नहीं जा रहे। आपने डायग्राम में हम बी से जाएंगे, वी ए माइनस वी लिख रहे हैं। अरे हाँ यार, यहाँ 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 पर V2 माइनस बी ए माइनस बी लिखा है। अच्छा हाँ, हम किधर जा रहे हैं? हम बी से ए जा रहे हैं। तो बी से ए जाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल कम हो जाएगा, है ना? बी से ए जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका मतलब ए का पोटेंशियल बी से कम होना चाहिए। बी ए इज लेस देन बी बी, तो बी ए माइनस बी बी नेगेटिव ही आना चाहिए। ठीक है, बी ए माइनस बी बी नेगेटिव ही आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब देखो इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ वेरिएबल टाइप का भी दे सकते हैं। जैसे मान लो दे दिया जाए ई वेक्टर इज इक्वल टू टू एक्स आई कैप प्लस वाई। ठीक है, तो हमें पता करना है फाइंड potential difference between A and B, that is BA minus BB, if coordinates of A are one comma 2 comma 3 and that of B are 2 comma 3 comma 1। ये सब मीटर में है, ये वोल्ट पर। फिर से तरीका क्या होगा? बी ए माइनस बी बी is equal to minus E dot dr from RB to R। अब E को क्या लिख सकते हैं? 2x I कैप
प्लस वाई जे कैप और डॉट डी आर वेक्टर, तो उसको क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, और b से a तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2, 3, 1 और 1, 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो ये एक टर्म बन जाएगी -2x dx, और उसमें सिर्फ x पर ही लिमिट रखने की जरूरत है, तो 2 से 1 रख देंगे। फिर अगली टर्म बन जाएगी -y dy, और फिर वो उसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 से लेकर के 2, और k कैप की तो कोई टर्म ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो तो 0 हो जाएगा। अब -2x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे, -2x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, माइनस y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो -2/2 कितना हो जाएगा, -1, 1 -4, -1/2, 4 -9, तो 1 -4 हो जाएगा -3, -1 इंटू -3 हो जाएगा +3, 4 -9 हो जाएगा -5, -1/2 इंटू -5 हो जाएगा +5/, तो 3 + 5/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 5.5 वोल्ट, ऐसा ये -dB की वैल्यू। ये बात समझ में सर आई बच्चों? हाँ बोलो बेटे। आपने 2x dx में वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट किया, मतलब वो -2/2 कैसे? देखो ये 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, समझा सर। x स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो x स्क्वायर बाई 2 जो आया उस 2 को भी मैंने इधर ले लिया और x स्क्वायर में लिमिट रख दी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फिर y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, तो माइनस साइन तो पहले से ही था, 1/2 बाहर लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो क्या है, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, उसके बारे में भी हमको बात करनी होगी। जैसा कि हमने लिखा था dv बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर के, ठीक है। अब इसके दो इंटरप्रिटेशंस होते हैं। पहला, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन रेडियल डायरेक्शन,
इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बेटे? रेडियल डायरेक्शन में ही है। तब तो डीवी को हम क्या लिख देंगे? सीधे सीधे माइनस ई डी आर, यानी ई की क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस डीवी बाई डी आर। और इस वाले एक्सप्रेशन से जो साइन ऑफ ई होगा, साइन ऑफ ई विल इंडिकेट इट्स डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्केलर क्वांटिटी है ना। इसमें साइन का मतलब ये नहीं है कि जीरो से कम है, नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है जीरो से कम, पॉजिटिव साइन का मतलब ये नहीं है जीरो से ज्यादा। इसमें तो साइन डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव ई मीन्स ई इज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ई इज इन रेडियली इनवर्ड। रेडियल डायरेक्शन में तो होगा ही होगा, ये रेडियल डायरेक्शन में है, ये मान के ही तो हमने ये वाली कंडीशन लिखी। ये तो पहले ही मान लिया था रेडियल डायरेक्शन। अब दो ही संभावना बची थी, या तो आउटवर्ड में हो या इनवर्ड। तो आउटवर्ड में जब होगा जब पॉजिटिव हो जाए, इनवर्ड में तब होगा जब नेगेटिव। ठीक है, अब इसको आगे अपन समझें तो, लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में नहीं, तो कैसे करेंगे? तो इफ वेक्टर ई इज नॉट इन रेडियल डायरेक्शन, तो फिर आप क्या करो? ई वेक्टर को या डीवी को जो हमने लिखा था माइनस ई डॉट डी आर, तो ई वेक्टर को हम अज्यूम कर लेते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड को अज्यूम कर लेते हैं। और डी आर वेक्टर को लिख देंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसा डी आर वेक्टर आ जाएगा। तो यानी डी वी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ये वैल्यू डीवी की इतनी आ जाती। अब देखो, इसको आप ऐसे समझो कि इफ y एंड z आर कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? dv को माइनस ई एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, या ई एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस डीवी बाई, तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीवी बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा। बट ये कंडीशन होनी चाहिए, y और z कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इन दोनों को मिलाकर के हम एक साथ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट बराबर होगा माइनस डेल v बाई डेल एक्स। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय हम क्या करते हैं? ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि y और z अगर आ रहा है तो उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर x और z को कांस्टेंट मान लिया जाए तो dx और dz जीरो हो जाएगा। तो उस केस में dv किसके बराबर आएगा? माइनस ई वाई डी वाई के बराबर, या ई वाई को क्या लिख सकते हैं? माइनस dv बाई dy,
प्रोवाइडेड एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट। तो इसको कंबाइन करके एक सिंगल लाइन में ऐसे लिख दिया जाता है, ई वाई इज माइनस डेल वी बाई डेल वाई। ये वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। उसी तरह से जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है तो वो कितना होगा, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। ये ऐसा, ठीक है। ओवरऑल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें लिखना है तो इन सारी टर्म्स को कंबाइन कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, प्लस डेल वी बाई डेल जेड। ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अच्छा, एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि जब वो रेडियल वाले में था तो आउटवर्ड और इनवर्ड कैसे आया। बेटे सीधी सी बात है कि अगर ई वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होता तो ई डॉट डी आर पॉजिटिव आ जाता, तो डीवी नेगेटिव आ जाता, राइट, है ना। और अगर इनवर्ड डायरेक्शन में है तो ई डॉट डी आर नेगेटिव हो जाता, तो उस केस में डीवी पॉजिटिव आ जाता। अब देखो ध्यान दो किस तरीके से है ये, कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसमें। मान लो कोई हमसे कहते हैं कि पोटेंशियल इन अ रीजन is given by K by R, where K is some constant. Then find E vector in that region. अब देखो इसमें क्या है, पोटेंशियल R के फंक्शन में ही दिया हुआ है। इसका मतलब ही ये है कि क्या है बेटे, रेडियल फील्ड है। R यानी डिस्टेंस ओरिजिन से बढ़ रहा है तो पोटेंशियल कम हो रहा है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। तो E को हम लिख लेंगे कितना, माइनस dv बाई डी आर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो माइनस dv बाई डी आर, और साथ में आर कैप डायरेक्शन और लो, या सिंपली ई को माइनस dv बाई डी आर ही लिख दो, वो भी पर्याप्त है, ठीक है। ई को आप क्या लिख सकते थे, माइनस dv बाई, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई डी आर ऑफ कितना, के बाई आर, माइनस के बाहर आया, डी बाई डी आर ऑफ वन बाई आर को क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई आर स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, के बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के बाई आर, ठीक है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
k बाई आर स्क्वायर आर कैप। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है। मान लो अगले टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। हमें कहा जाए कि v बराबर है 2x स्क्वायर वाई जेड, फाइंड e वेक्टर इन दैट। किसी रीजन में पोटेंशियल इस तरह से वेरी करता है, एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 2yz³ को कांस्टेंट मान के फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिर्फ करना है, वो हो जाएगा 2x। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी, 4xyz³। ये x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और माइनस साइन तो है यहाँ पे, तो उसी तरह से y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस डेल v बाई डेल y। इसमें क्या करना होगा, x और z को कांस्टेंट मानते हुए सिर्फ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो माइनस साइन तो है, x और z को कांस्टेंट मान लिया, तो 2x स्क्वायर z³ आ गया, y का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा -2x² फिर ई z को क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे माइनस डेल v बाई डेल z। तो वो हो जाएगा माइनस साइन, अभी x और y को कांस्टेंट माना है, तो 2x² y z³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3z²। तो ये हो जाएगा -6x² y z, -6x² y। तो ई वेक्टर की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, -4x/y z³ -2x²। अब हमें इनके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगाते जाना, तो इतना आई कैप -2x² z³ जे कैप -6x² y z² के कैप, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। तो ये अल्टीमेटली इस तरह का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगाना है, दो तरीके हो सकते हैं। पोटेंशियल को दो फॉर्म में दिया जा सकता है, या तो एज फंक्शन ऑफ आर दे दिया जाए, तो हमें समझ जाना है कि रेडियल फील्ड है, उस केस में -dv/dr कर देना है। और अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में दिया जाए तो फिर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, वेयर ई एक्स इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई इज माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ई जेड इज माइनस डेल वी बाई डेल जेड। पोटेंशियल को सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली तो वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये बात समझ में आती है भाई? यस सर। अब देखो बात, आप लोगों की क्लास है क्या अभी? टाइम टेबल में तो नहीं है यार कोई क्लास, है क्या? सर केमिस्ट्री का मेरा लेक्चर क्लास है। है PCB2 में केमिस्ट्री। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। होमवर्क अब आप लोग सेक्शन, लास्ट क्लास में मैंने कौन कौन सा सेक्शन दे दिया था बेटे? सी तो हमने कर ही लिया था, डी ई एंड जी, ये सेक्शन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के कौन कौन से सेक्शंस? सेक्शन डी ई एंड जी। ठीक है, हाँ, नोट्स में भेज रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। नोट्स अभी व्हाट्सएप पे आ जाएंगे आप